हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग दो क्लास में यानी प्रैक्टिस सेट 9 और प्रैक्टिस सेट 10 में दो क्लास में हम लोग 40-40 प्रश्न पढ़ चुके हैं। टोटल 80 प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट 11 है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम लोग 40 प्रश्न पढ़ेंगे और ये आज के प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो लोग इस प्रश्नों को नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं और उन प्रश्नों को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। उत्तर आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में वहाँ इनवाइट किए थे और वहीं पर नील बागान मालिकों के बारे में वहाँ पर महात्मा गांधी बात किए हैं। ठीक है, आइए व्याख्या दिया गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 203 है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 204 है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो चंपारण में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उपर्युक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3 बीसवें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है और इसको याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। गांधी जी चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 205। प्रश्न नंबर 205 है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? उत्तर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 206 नंबर प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 207 है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और उस पुस्तक की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। दीनबंधु मित्र के पुस्तक का नाम है नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो कि 1859 में हुआ था, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा पाबना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए। तो ये नाम भी याद रखिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, 2 विश्वास ने, तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था।
बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो इस प्रश्न को दो तरह से पूछ सकता है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसकी है, तो दीनबंधु मित्र की। और दीनबंधु मित्र ने कौन से पुस्तक में नील की खेती के बारे में या नील बागान मालिकों के अत्याचारों के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 208। प्रश्न नंबर 208 है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो वायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया। तो ये थोड़ा मुझे ये लग रहा है इसको पूछ सकता है, ठीक है, वायकोम, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 209 कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, उनका नाम क्या था। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 210 अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है कि गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीबों में जो सबसे गरीब है उसकी सहायता करना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट और ए मोस्ट स्टार लगा लीजिए पूछता है। अनटू द लास्ट पुस्तक का नाम क्या है, जॉन रस्किन, ठीक है। तो महात्मा गांधी इससे प्रभावित थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 211 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। उत्तर हो जाएगा आपका औद्योगिक कर्मी, ठीक है। औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए।
मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 212। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? उत्तर हो जाएगा आपका जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। कौन? जमनालाल बजाज। वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। अगला प्रश्न है 213 नंबर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 214। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? उत्तर हो जाएगा आपका तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था, 3/20। ठीक है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 तिनकठिया से जुड़ा था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 215। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? उत्तर हो जाएगा आपका 3/20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 216। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण सबको पता है कि संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं और ये वहीं के थे। तो ऐसी गलती ना करिएगा कि हाँ ये भी वहाँ पर भाग लिए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 217 नंबर कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा आपका JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। उत्तर हो जाएगा आपका राम मनोहर लोहिया, इससे संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 218 है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। 219 नंबर प्रश्न है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1920 में। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। MN जोशी, जोसेफ बैपटिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। प्रश्न नंबर 220 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 221 है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय। ठीक है।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे, तो इनको याद रखिएगा। कौन? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल स्थापना 1919 में होती है और व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी, ठीक है। नाम इनका याद रखिएगा, एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 222। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 23। इससे पहले देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। प्रश्न नंबर 223 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। प्रश्न नंबर 224 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? उत्तर हो जाएगा आपका रॉलेट सत्याग्रह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न हो गया, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। इसका नाम याद रखिएगा, डायर। प्रश्न नंबर 225। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, कब किया गया था रॉलेट एक्ट? सन 1919 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। और यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 226। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, वैशाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को
शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। जनरल डायर ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 227 नंबर प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? सबने अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। और यह कोटेशन महत्वपूर्ण है। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 228 है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किसने मारा? ऊधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को। ठीक है। पहले से ही एम बना लिए थे कि हम उसको मारेंगे और अंत में वो मार देते हैं। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। प्रश्न नंबर 229 है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्यों संबंधित है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोगों की नृशंस हत्या करवाई थी। प्रश्न नंबर 230 है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 230 31 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में किसने मार डाला? तो ऊधम सिंह ने मार डाला। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। प्रश्न नंबर 232, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने देखा? कौन देख सकता है? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 233 नंबर प्रश्न है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय
लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 234 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम क्या है? बिहार, जो कि अभी भी है, ठीक है, अभी भी शराब से ग्रसित है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। प्रश्न नंबर 235, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न नंबर 236 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 236 हो गया। 236 वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 237, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? उत्तर हो जाएगा आपका 1920। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। प्रश्न नंबर 238 है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? उत्तर हो जाएगा आपका छपरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राहुल सांकृत्यायन, जिनका समय है 1893 से 1963, ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न नंबर 239, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? और ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर हो जाएगा आपका चौरा चौरी कांड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922, डेट भी याद रखिएगा, इस दिन को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 239 हो गया। प्रश्न नंबर 240,
240 देखते हैं। प्रश्न नंबर 240 है और आज का ये लास्ट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? उत्तर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। बिहार के सारण के सीताबदियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। तो यही रही आज की क्लास और यही थे प्रश्न। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।